गुड आफ्टरनून। सेल ऑफ गुड एक्ट हम लोग का चल रहा है। एक थोड़ा हम लोग रफ रिवीजन ले लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया। सेल ऑफ गुड में हम लोग ने पढ़ा है कि सेल ऑफ गुड हमारे जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसके सेल परचेज से डील करता है। मूवेबल प्रॉपर्टी में उन्होंने जो मूवेबल है वो भी इंक्लूड करा है, प्लस जो चीज़ें लैंड से जुड़ी हुई है, लेकिन जब हम लोग उसको ट्रांसफ़र करें तब अगर वो चीज़ लैंड से सेपरेट हो सकती है तो वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी की ही डेफिनेशन में आती है। इसके अलावा हम लोग ने पढ़ा है कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल में दो चीज़ें होती है। एक तो सेल का मतलब जो चीज़ इस समय जो आप खरीदने आए हो हमारे पास है, हम तुरंत उसको आपको डिलीवर कर सकते हैं और आप उसका प्राइस पे करते हो, वो होता है सेल। और एक होता है अग्रीमेंट टू सेल। अग्रीमेंट टू सेल होता है हमारे फ्यूचर गुड्स का, जो चीज़ें जिस समय आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आए हो उस समय हमारे पास पोजेशन में नहीं है या फिर अभी हमें उसमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। इट हैज़ टू बी मेड इन अ डिलीवरेबल स्टेट, तो ये हमारे एग्जीक्यूटरी है और सेल एग्जीक्यूटेड है। तो फ्यूचर गुड्स के लिए हमारा अग्रीमेंट टू सेल होता है और सेल हमारा नॉर्मली। तो अग्रीमेंट टू सेल हमारा कंडीशनल, कि आपने बोला था कि मैम इस तरीके की चीज़ हमें चाहिए, तो हमने बोला ठीक है इस तरीके की चीज़ हम कल तक तुमको लेके दे देंगे। तो वो कंडीशन क्या है कि जो आपने हमें अपना स्पेसिफिकेशन बताया है, अगर उसी स्पेसिफिकेशन की चीज़ हम ला के देंगे तो आप एक्सेप्ट करोगे, नहीं तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए हमारे एसेंशियल क्या थी, हम अपने आप को तो चीज़ खरीद नहीं सकते, अपने आप को चीज़ बेच नहीं सकते, तो दो पार्टीज होनी चाहिए, सेलर या बायर। कुछ उसमें चीज़ होनी चाहिए जो हम आपको बेच रहे हैं और वो चीज़ हमारी होनी चाहिए मूवेबल प्रॉपर्टी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में हम लोग ने पढ़ा था, हम वो चीज़ आपको एब्सोल्युटली मतलब टोटली ट्रांसफर करें, हम पार्टली कोई चीज़ आपको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ट्रांसफर या तो हम इमीडिएटली करते हैं सेल में या तो फ्यूचर डेट में, अगर वो अग्रीमेंट टू सेल है, इट इज फॉर फ्यूचर गुड्स। प्राइस मतलब कुछ ना कुछ रिटर्न में होना चाहिए, वो मॉनेटरी कंसीडरेशन होनी चाहिए। हम लोग यहाँ पे बार्टर सिस्टम नहीं पढ़ रहे हैं। तो एब्सोल्यूट होना चाहिए और कंडीशनल। एब्सोल्यूट का मतलब सेल, कंडीशनल का मतलब फ्यूचर गुड्स के लिए जो होता है वो कंडीशनल होता है कि जो आपने अपने कंडीशन हमें बताया, जो आपने अपने स्पेसिफिकेशन सबको बताए, हमें उसी स्पेसिफिकेशन की चीज़ आपको ला के देनी है, नहीं तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो ये सारे जब कंडीशन फुलफिल होंगे तब जाके बनता है हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। असर्टेड और अनअसर्टेड पढ़े थे। अनअसर्टेड का मतलब बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई है, उसमें से हम अपने लिए कोई चीज़ें चूज़ करेंगे। आपने बोला चेयर खरीदनी है तो हम कहते हैं ये चेयर्स है, आप अपने लिए चूज़ कर लो। तो जब आप चीज़ों को चूज़ कर लेते हो तो वो क्या बन जाती है, असर्टेड बन जाती है, तब हम लोग उसको खरीदते हैं। केवीए टेम्पटर का मतलब हम लोग ने पढ़ा था लेट द बायर बीवेयर। सेलर तो अपनी चीज़ बेचेगा ही बेचेगा, लेकिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी चीज़ खरीदने से पहले हम अच्छी तरीके से उसको इंस्पेक्ट कर ले, हम सेटिस्फाई हो जाए उस चीज़ से रिलेटेड, उस चीज़ की क्वांटिटी, क्वालिटी, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक, सब चीज़ों से हम सेटिस्फाई हो जाए, उसके बाद ही हम उस चीज़ पे कोई तरीके का कॉन्ट्रैक्ट करें। इसके अलावा हम लोग ने पढ़ा था ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है, जैसे ही गुड्स आपको चले गए, भले ही आपने डिलीवरी नहीं ली। पासिंग ऑफ द गुड्स एंड पासिंग ऑफ द रिस्क होता है। हमने आपको चीज़ बेच दी, आपने बोला कि मैम पैसा ले लो लेकिन ये चीज़ अभी अपने पास रखो, कल आके लेंगे, वो चीज़ बिक चुकी है। जब वो चीज़ सेलर आपको बेचता है वो कभी भी ये नहीं कहता कि कल लेना, वो तो कहता है ले जाओ। आपने बोला कल लेके जाएंगे, इस बीच आग लग गई, सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। तो हम लोग पढ़ते हैं पासिंग ऑफ द रिस्क, पासिंग ऑफ द प्रॉपर्टी एंड पासिंग ऑफ द रिस्क। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि रिस्क कब ट्रांसफर होती है। रिस्क उसी स्टेट में ट्रांसफर हो जाती है जैसे ही ओनरशिप ट्रांसफर होती है, भले ही पोजेशन रिमेन्स विद द सेलर, क्योंकि सेलर कभी भी ये नहीं कहता खरीदने के बाद भी चीज़ हमारे पास छोड़ जाओ। हम लोग उसको कहते हैं कि कल उठा लेंगे वो कभी नहीं कहता कि कल उठा लेना इस चीज़ को। तो इतना आप लोग ने पढ़ा था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक का मतलब असर्टेन्ड है, हमको पता है ये वाले गुड्स है और वो डिलीवरेबल स्टेट पे भी है। हमने आपको बोला था ये चीज़ चाहिए, आपने कहा ये पड़ी, तो वो चीज़ भी पड़ी है, हमने चूज़ भी कर ली और वो डिलीवरेबल स्टेट में, मतलब उसमें अब आपको कुछ भी कारीगिरी नहीं करनी है, उसमें कुछ भी आपको काम नहीं करना कि कल को या आधे घंटे बाद हम आके, हम तुरंत आते हैं, तुरंत उसको देखते हैं, पसंद करते हैं और उसको हम लेके चले जाते हैं। इन एन अनकंडीशनल सेल, कंडीशनल सेल कौन सी होती है, फ्यूचर गुड्स की।
जो हमारे अग्रीमेंट टू सेल होती है। तो ये क्या है, अनकंडीशनल है। इन एन अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासेस टू द बायर व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपने गुड्स चूज करे, प्राइस डिसाइड हुआ, नेगोशिएट हुआ, हमने आपको प्राइस पे करा, आपने चीज़ें खरीदी है, इट इज इममटीरियल वेदर द टाइम फॉर पेमेंट ऑफ प्राइस और डिलीवरी और द टाइप ऑफ द गुड्स और बोथ इज पोस्टपोन्ड। हमने आपको चीज़ बेच दी, हो सकता है डिलीवरी आप कल ले लो, या फिर आप कहते हो पैसे हम आधे घंटे बाद दे जाएंगे। काफ़ी बार होता है हम लोग पेमेंट फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। तो पेमेंट या डिलीवरी का टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको चीज़ें पसंद आ गई, आपने टोकन उसका पे करा और आपकी वो चीज़ आपको हमने हैंड ओवर कर दी। Goods are said to be in a deliverable state when they are in such a state that the buyer would under the contract is bound to take delivery। मतलब वो पूरे रेडी है, तुम आज लेके नहीं गए, ये तुम पे है। हमने बोला ये पूरी पड़ी हुई है, तैयार है, हमें इसमें कुछ भी फिनिशिंग नहीं करना, कुछ भी हमने इस पर काम नहीं करना, रेडी है, आप जब भी चाहो आप इसको लेके जा सकते हो। एक्स सेलेक्टेड सब पार्टी वेयर इन अ रिटेल शोरूम। तो कुछ पार्टी वेयर कपड़े उसने शोरूम में सेलेक्ट किए। ही अग्रीड टू टेक द डिलीवरी नेक्स्ट डे, अग्री टू पे नेक्स्ट वीक। उसने बोला ठीक है, ये हमें चीज़ें पसंद है, हम कल आके इसकी डिलीवरी ले लेंगे। उसने बोला ठीक है, कल ले लेना। इस बीच में वहाँ पे आग लग गई और वो सारे जो कपड़े थे वो डिस्ट्रॉय हो गए। द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज पास्ड ऑन टू द बायर, और वो लायबल है कि उसको पे करना पड़ेगा। जो टोकन अमाउंट वो दे चुका है वो तो वापस नहीं मिलेगी, और वो कहेगा बाकी का भी तुम दो। क्यों? क्योंकि हमने जब वो चीज़ आपको बेची, हमने कभी नहीं बोला कि ना लेके जाओ, आपने बोला था कल लेके जाएंगे, अब उसको रिप्लेस करके आपको नहीं देंगे। क्योंकि हम लोग क्या पढ़ते हैं, पासिंग ऑफ द प्रॉपर्टी एंड पासिंग ऑफ द रिस्क। रिस्क उसी समय ट्रांसफर हो जाता है जिस समय वो चीज़ें हमने आपको हैंड ओवर करी। आपने डिलीवरी पोस्टपोन करी, सेलर ने नहीं बोला था। हाँ, अगर वो चीज़ें डिलीवरेबल स्टेट में ना होते, इस बीच उसमें कुछ प्रॉब्लम होती, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। क्यों? क्योंकि वो भी अग्रीमेंट टू सेल था, वो भी सेल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट। तो ये क्या है हमारा, ये हमारे फ्यूचर गुड्स के लिए होगा, क्योंकि अभी हमें उसको डिलीवरेबल स्टेट में लेके आना है। तो यहाँ पे हमारा अग्रीमेंट टू सेल हुआ है कि आपके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हमें वो चीज़ें तैयार करनी है, तभी आप उसको एक्सेप्ट करोगे, नहीं तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स एंड द सेलर इज बाउंड टू डू समथिंग टू गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ पुटिंग देम इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट। आपने चेयर पसंद करी, लेकिन हमने बोला कि अब इसके साथ टेबल जोड़ना बाकी है या थोड़ा इसमें पॉलिश वगैरह करनी बाकी है, जब हो जाएगी तब आप उसको लेना। तो अभी उसमें अग्रीमेंट हुआ है कि आपने बोला ठीक है आप कर दो, हम शाम तक आके लेते हैं। द प्रॉपर्टी डज नॉट पासेस अंटिल सच थिंग इज डन एंड द बायर हैज नोटिस देयरऑफ। तो ये चीज़ें अभी अग्रीमेंट टू सेल है। जब वो चीज़ें आप डिलीवरेबल स्टेट में पुटअप करोगे, जो भी उसमें काम बाकी आप कंप्लीट करोगे, बायर आएगा, देखेगा और वो सेटिस्फाई होगा, तब जाके वो आपको उसका प्राइस पे करेगा और अपनी चीज़ वो लेके जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल है, देयर वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ अ टिम्बर फ्रॉम ओक ट्रीज। ओक ट्रीज थी, बोला गया कि इतनी हमें टिम्बर मतलब लकड़ी चाहिए इन ट्रीज से। बायर मार्क्ड आउट द सिलेक्टेड पार्ट ऑफ ट्री। बायर ने कुछ ट्रीज वगैरह मार्क करी कि ये वाली ट्रीज हमें यहाँ से हमें लकड़ी चाहिए। एज पर ट्रेड प्रैक्टिस द सेलर वर रिक्वायर्ड टू रिमूव द रिजेक्टेड पोर्शन फ्रॉम द ट्री। तो सेलर ने बोला ठीक है, जो जो तुम्हें पसंद आया हिस्सा वो हम काट देंगे, बाकी हम अलग कर देंगे। बट बिफोर ही कुड डू सो ही वॉज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट। इससे पहले कि सेलर आपके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ट्रीज को काटता, आपने जो हिस्सा पसंद किया वो आपको लिए अलग करता, जो हमारा सेलर था वो बैंकरप्ट डिक्लेयर हो गया, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट बंदे के साथ तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते नहीं है। इट वॉज हेल्ड दैट द प्रॉपर्टी गुड हैज नॉट पास्ड ऑन टू द बायर। क्यों? क्योंकि सेलर ने अभी कोई चीज़ करनी थी, क्योंकि गुड्स जो थे वो डिलीवरेबल कंडीशन में नहीं थे। सेलर को अभी उसमें कुछ एक्शन लेना था ताकि उसको डिलीवरेबल स्टेट में किया जाए। तो जब गुड्स आपको पास ही नहीं हुए हैं तो कोई रिस्क वगैरह भी अगर बीच में आ जाती है वो भी सेलर की ही है, वो भी आप बाउंड नहीं हो पे करने के लिए। क्लियर है यहाँ तक? स्पेसिफिक गुड्स in a deliverable state when the seller has to do something in order to a certain price। गुड्स है डिलीवरेबल स्टेट में है, लेकिन अभी भी उसको कुछ काम करना है ताकि प्राइस हम लोग के बीच में फाइनल डिसाइड हो जाए। इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड इन डिलीवरेबल स्टेट बट द सेलर इज बाउंड टू वे
test, measure or to do some other act or thing with reference to the good for the purpose of ascertaining the price the property does not passes, जब तक वो काम कंप्लीट कर देगा। क्योंकि अभी आपने कहा अभी हम तोल ले, नाप ले, मेजरमेंट ले ले, तो जब तक आप वो कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आप उसका प्राइस, अब सेब खरीदने जाते हैं, कहते हैं भैया सेब कितने रुपए के हैं, वो कहते हैं रुकिए हम तोल के बताते हैं। तो जब तक वो उसको तोलेगा ही नहीं तब तक वो बताएगा ही नहीं कि कितना वेट है। जब तक वो वेट नहीं उसको पता चलेगा तब तक उसका प्राइस हमें नहीं बता पाएगा। तो जब तक आप प्राइस नहीं बताओगे तब तक वो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं आएंगे। ए मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल 200 बुक्स टू क्यू। ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि अब क्यू को जो बायर है 200 बुक्स बेचेंगे। द बुक्स आर स्टोर्ड इन रैक एंड पी हैज टू सेलेक्ट द टाइटल्स एंड सेपरेट देम बिफोर दे आर डिलीवर्ड। तो बुक्स अभी रैक्स में पड़ी है, पी को अभी गुड्स को सेलेक्ट करना है, टाइटल वगैरह लिखना है, तब वो डिलीवर होंगे। इस बीच जो है वो आग लग गई। आग जब लग जाती है, बुक्स अभी क्यू को ट्रांसफर तो हुई नहीं है, तो पूरा का पूरा रिस्क इसका है आज भी ए पे। भले ही वो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तब तक पोस्टपोन्ड है जब तक उसका प्राइस डिसाइड नहीं हो जाता। क्योंकि हम लोग ने एसेंशियल कंडीशंस पे क्या पढ़े थे? प्राइस डिसाइड ही नहीं है तो हम किस तरीके से उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले। तो गुड्स भी हो, वो डिलीवरेबल स्टेट में भी हो और प्राइस क्वांटिटी वगैरह सब कुछ उसकी डिसाइडेड हो। अब आता है अनअसर्टेड। अनअसर्टेड का मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी हमें उसमें से चूज़ करना पड़ेगा। तो अभी बहुत सारी चीज़ें, अब शोरूम में जाते हैं बहुत सारी हमें जीन्स दिख रही है, लेकिन अब उसमें जब कहते हैं ना प्राइस बताओ तो वो कहते हैं कौन सी जीन्स का, वो सबका, क्योंकि अब कहते हैं फिर भी एक आइडिया दे दो तो वो कहते हैं सबका अलग अलग प्राइस है, आपको कौन सी चाहिए। तो हम जो असर्टेन करते हैं, चूज़ करते हैं, फिर वो उसका प्राइस हमको बताते हैं। Where there is a contract for sale of unasserted or future goods by description and the goods of that description are in deliverable state are unconditionally appropriated to a contract either by seller with the consent of buyer or buyer with the assent of seller. The property in the goods thereupon passes to the buyer. हमने आपको किसी गुड्स का डिस्क्रिप्शन दिया था कि हमारे घर में इस तरीके के चावल पड़े हुए हैं, राइस पड़ी है इस तरीके की, इतनी क्वांटिटी पड़ी है। आपने बोला मैम हमको भी इसी तरीके की क्वांटिटी चाहिए थी और इसी क्वालिटी के चावल चाहिए थे। आपने बोला मैम आप हमें दिखा देना। हम वो चीज़ यहाँ पे लेके आए, हमने आपको दिखाई, या फिर आप हमारे घर पे आए, आपने वहाँ पे वो चीज़ देखी, आपको पसंद आई, आप सहमत हो, तब जाके आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, तब जाके वो गुड्स आपको पास हुए और तब जाके उस गुड्स से रिलेटेड जब रिस्क होता है वो भी आप पर पास हो गया। तो जो भी हमारे गुड्स थे वो अप्रोप्रिएट हो गए विद द असेंट ऑफ बायर एंड विद द असेंट ऑफ सेलर। सच असेंट में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, या तो आपने बोला कि हाँ मैम ठीक है हम खरीद लेंगे, पैसा कल दे देंगे, या फिर आपने तुरंत प्राइस पे करा। इम्प्लाइड का मतलब आपने कुछ बोला नहीं, आपने एक्शन लिया, हमें पेमेंट दी तो हमने ये मान लिया कि तुम्हें पसंद है, या फिर आपने स्पोकन वर्ड्स का यूज़ किया कि ठीक है मैम पसंद है, शाम तक इसकी डिलीवरी हम ले जाएंगे, किसी और को मत बेचना, तो भी रिस्क और ओनरशिप आपको ट्रांसफर हो गई। असेंट में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एंड में भी गिवन इधर बिफोर और आफ्टर अप्रोप्रिएशन, या फिर आप कहते हो ठीक है मैम आपने बोल दिया आप सहमत है, लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं केविएट एम्प्टर, लेट द बायर बी अवेयर। आपकी जिम्मेदारी है आप एक बार आओ, आप उसको चेक कर लो, वेरीफाई कर लो कि हम जो बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही है कि नहीं। इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम बायर टू सेलर व्हेन द गुड्स आर अनअसर्टेड देयर असर्टेनमेंट एंड अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन टू कॉन्ट्रैक्ट आर टू प्री कंडीशन। कंडीशन क्या है? हम ऐसे ही कोई चीज़ नहीं बेच सकते, असर्टेड चीज़ ही बेचेंगे। अप्रोप्रिएशन का मतलब आपने जो चीज़ चूज़ करी है हम उस पर कोई कंडीशन नहीं लगा सकते। आपको अगर पसंद है तो ठीक है, कोई कंडीशनल या जोर ज़बरदस्ती चूज़ पसंद करने में हम आपकी नहीं लगा सकते। असर्टेनमेंट इज द प्रोसेस बाय विच द गुड्स आंसरिंग द डिस्क्रिप्शन टू कॉन्ट्रैक्टर आइडेंटिफाइड एंड सेट अपार्ट। असर्टेन का मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, आपने उसमें से चूज़ करी कि आपको ये वाली जीन्स पसंद है, इसका प्राइस आप हमको बताइए, तो आपने चूज़ करी, अलग करी और आपने उस चीज़ का प्राइस पूछा। Ascertainment is a unilateral act of the seller. Appropriation involves selection of good. तो appropriation में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हम सेलेक्ट करते हैं उसमें से कि हमारे लिए कौन सी बेस्ट रहेगी, और सेलर का भी इंटेंशन हो आपको बेचने का और बायर का भी इंटेंशन हो उस चीज़ को खरीदने का। हमारे घर में चावल पड़े हुए, आप ऐसे नहीं कह सकते मैम हमें दे दो, कहते हैं नहीं यार हम लोग ने स्टोर करके रखे हुए हैं, या फिर हम कहते हैं हाँ ठीक है वो अवेलेबल है, तुम्हें लेना है तो तुम ले जाओ। तो अगर किसी के पास कोई चीज़ है तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको बेचे, या आप कह सकते हैं नहीं हम किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सेलर और बायर दोनों की ही रजामंदी होनी चाहिए। In sale of 20 hogsheads of sugar, out of large quantity 4 were filled and taken away by the buyer.
तो हॉगशेड्स का मतलब जिसमें शुगर वगैरह हम लोग स्टोर करते हैं, बहुत सारी शुगर थी, 20 डब्बे या बॉक्स हम लोग कह सकते हैं हम लोग ने तैयार करने थे। 4 बॉक्सेस तैयार हो चुके हैं और बायर उसकी डिलीवरी लेके जा चुका है। 16 अभी भी जो बॉक्स है, 16 boxes are subsequently filled and the buyer was informed of the same। 16 boxes भी हमने फिल कर दिए और हमने आपको इन्फॉर्म कर दिया, तुम्हारा सामान तैयार है, आके ले जाओ। द बायर प्रॉमिस टू टेक अवे बट बिफोर ही कुड डू सो द गुड्स वर लॉस्ट। हम लोग ने क्या बोला था, उसने बोला ले जाओ, आपने लेने में उसको देरी करी, इस बीच उसमें आग लग गई, खो गए, चोरी हो गए, प्रॉपर्टी आपको पास हो चुकी है और फिर पूरा रिस्क भी आपको पास हो चुका है। रियलिटी तो ये नहीं कहती, लेकिन हम लोग को वहाँ पे जो आंसर करना है वो हमें सेल ऑफ गुड एक्ट के अकॉर्डिंग करना है। तो ये कहेंगे ना, जब वो चीज़ हमें मिली नहीं तो उसका पैसा क्यों दे, हमें तो अभी तक तुमने 4 ही डब्बे दिए, अब तो 4 का ही पैसा पे करेंगे। भले ही तुमने हमें फ़ोन किया था लेकिन हम लेने तो नहीं आए थे ना। लेकिन हम लोग को जो वहाँ पे आंसर करना है वो हमें अपनी रियलिटी के अकॉर्डिंग नहीं करना। अगर कभी भी वहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन होती है तो आपको ये देखना, सेल ऑफ गुड एक्ट कहता है पासिंग ऑफ द गुड एंड पासिंग ऑफ द रिस्क, भले ही उसकी डिलीवरी आपने अभी नहीं उठाई है। तो आपको डिलीवरी नहीं भी उठाई तो भी अगर वो चीज़ें लॉस हुई है, लॉस आपको, और अगर आपने इसका प्राइस पे नहीं किया है, सेलर आपके ऊपर केस कर सकता है कि आप प्राइस पे करो। रियलिटी में तो हम लोग यही बोलेंगे ना, प्राइस नहीं पे करा, गुड्स तुम्हारे चोरी हो गए, पैसा क्यों पे करें। हमने तो रजामंदी दिखाई थी, लेकिन वहाँ पे जो हमें आंसर करना है वो हमें सेल ऑफ गुड एक्ट के अकॉर्डिंग ही स्ट्रिक्टली करना होगा। क्लियर है ये। उसके बाद आता है हमारा हाँ हाँ नहीं करी तो भी हमारे बायर की रिस्क है, क्योंकि हम लोग ने ऊपर अभी क्या पढ़ा कि प्लेस, टाइम ऑफ डिलीवरी एंड प्राइस, प्राइस डिसाइड हो जाना चाहिए। प्राइस भले ही पोस्टपोन्ड है फ्यूचर के लिए, डिलीवरी भले ही पोस्टपोन्ड है फ्यूचर के लिए। अगर आपने रजामंदी दिखा दी है तो ओनर आपको, यहाँ पे कहीं पे हम लोग ने वो पढ़ा है चलना बंद हो गया, यहाँ पे लिखा है ना, फिर नहीं चल रहा। प्राइस और टाइम ऑफ द डिलीवरी बोथ आर पोस्टपोन्ड, इट इज इममटीरियल। इट इज इममटीरियल वेदर द टाइम ऑफ पेमेंट और प्राइस। तभी हमने बोला कि अगर एग्जाम में कुछ भी कंफ्यूजन आता है, बस आपको ये देखना है कि बायर ने कंसेंट दी थी खरीदने की कि नहीं। अगर बायर ने कंसेंट दी है, प्राइस भले ही उसने पे नहीं करा, डिलीवरी भले ही उसने नहीं ली, ओनर वही है, और इस बीच जैसे उसने 4 बॉक्सेस की पेमेंट कर दी है 16 बॉक्सेस की पेमेंट नहीं करी, गुड्स खराब हो गए, तो पेमेंट आपको बाद में करनी पड़ेगी। सेल ऑफ गुड एक्ट के अकॉर्डिंग सेलर एलिजिबल है आपके ऊपर केस करने के लिए। आज की रियलिटी ये नहीं कहती, अब तो बोलेंगे ना कि भाई जब चीज़ें ही नहीं मिली पैसा कहाँ का भले ही अगर हमने एडवांस दे दिया तो मतलब एडवांस वापस नहीं करेगा, लेकिन अगर हमने देना तो हम भी पे नहीं करेंगे। लेकिन आंसर हमको सेल ऑफ गुड एक्ट के अकॉर्डिंग ही करना है। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद आता है डिलीवरी टू कैरियर। अब यहाँ पे एक और चीज़ आ गई, अगर आपने बोला था कि अब ये चीज़ खरीद रहे आप भिजवा दो, टेम्पू करके भिजवा दो, हमने वो चीज़ टेम्पू में डाल दी, जैसे ही सेलर ने वो चीज़ टेम्पू में लोड करी उसकी रिस्क उसी समय खत्म हो गई। बीच में टेम्पू वाला चोरी हो जाए, टेम्पू वाला खुद उसको मिसप्लेस कर दे, सेलर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं। अगर इन ट्रांजिट रास्ते में गुड्स को कुछ भी होता है, सेलर की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जैसे ही सेलर ने वो चीज़ टेम्पू वाले को पकड़ाई, पूरा का पूरा ओनरशिप जब आपका था, रिस्क ऑटोमेटिकली आपको ट्रांसफर हो चुका है। Where in pursuance of a contract, the seller deliver the good to the buyer or a courier or other bailiff for the purpose of transmission to the buyer and does not reserve the right of disposal, he is deemed to have appropriated the good for the purpose of the contract। उसने डिलीवरी वाले को सामान दे दिया, आप तक पहुंचा नहीं पहुंचा, किस कंडीशन में पहुंचा, सेलर की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप खुद आते कलेक्ट कर लेते, ये आपकी जिम्मेदारी थी। सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तब तक की है जब तक आपने ओनरशिप के लिए रजामंदी नहीं दिखाई। उसके बाद आता है गुड्स ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न। कई बार होता है ना कि अगर पसंद नहीं है तो वापस कर देना, या तो उसमें टाइम मेंशन होता है
कि 10 दिन 20 दिन, और अगर टाइम मेंशन है तो हम लोग क्या कहते हैं रीजनेबल टाइम। कोई चीज़ अगर पसंद नहीं आई तो 5-6 दिन में वापस करो, 3 महीने बाद आप दुकान वाले के पास जाओगे तो वापस नहीं करेगा, तो वो कहते हैं 8-10-15 दिन में वापस ले लेगा, लेकिन 2-2.5 महीने बाद नहीं। तो या तो लिखा होता है 7 दिन के अंदर वापसी, आप 10वें दिन जाओगे तो वापसी लेगा, या फिर रीजनेबल टाइम 8-10 दिन में वापस कर दो। In order to push up the sale, generally there is a practice of sending goods to customer with a clear-cut understanding that he has the option to approve or return the good within the given period. आज क्योंकि लोग खरीदते नहीं है तो लोग आपको ये ऑप्शन देते हैं। हम लोग काफी बार जाते हैं ना खरीदने, कहते हैं भैया अगर ना आया तो अपने भाई के लिए लेके जा रहे हैं, अगर उसको शर्ट ना आई तो वो कहते हैं कोई बात नहीं वापस कर लेंगे। तो पूछते हैं ना भैया वापस कर लोगे कि पैसा भी दे दोगे, तो कहता है अरे नहीं आएगी तो पैसे भी हम आपको दे देंगे। तो हम लोग के बीच में वो चीज़ डिसाइडेड हो, लेकिन वो बताता है नहीं आएगी तो बता दीजिएगा 1 हफ्ते के अंदर, तो 1 हफ्ते के अंदर यह बताता है, लेकिन आप बता दीजिएगा, मतलब एक रीजनेबल टाइम। तो अगर तो वो टाइम डिसाइडेड है तो उसी टाइम में, अगर टाइम डिसाइडेड नहीं है तो हम लोग क्या पढ़ते हैं रीजनेबल टाइम में हमें वो चीज़ दे देनी है, और हमने उसको यूज़ ना की, यूज़ कर ली, एक बार पहन ली, फिर कह रहे समझ में नहीं आई, वो बंदा उसको वापस, भले ही विद इन टाइम ही है, 7 दिन का टाइम का मतलब ये नहीं कि 7 दिन पहन के वापस कर देंगे, अपने उसको यूज नहीं करा है। दिस टाइप ऑफ सेल इज नोन एज अप्रूवल ऑन सेल और रिटर्न। अगर तो आपको घर पे जाकर समझ आती है तो ठीक है, नहीं तो आप इतने टाइम में हमें वो चीज लौटा भी सकते हो। इन सच केसेस द ट्रांजैक्शन डज नॉट कल्मिनेट्स, कल्मिनेट का मतलब होता है एंड्स अप इनटू सेल अंटिल द गुड्स आर अप्रूव्ड बाय द कस्टमर। तो सेल कब फाइनल है, जब आपने या तो अप्रूव कर दिया, अप्रूव करने का मतलब ये नहीं कि हमें उसको फोन करके बोलना पड़ता है कि भैया पसंद आ गई शर्ट, मतलब 7 दिन तक अगर हम लौटाने नहीं गए तो 7 दिन के बाद तो वैसे भी वो शर्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू बायर ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न और अदर सिमिलर टर्म द प्रॉपर्टी देयरइन पासेस टू द बायर। तो अगर आप उस टाइम के अंदर आते हो वापस करने तो ठीक है, नहीं तो उस दिन के बाद हम ये मानते हैं वो गुड्स आपके अपने हो गए, उसके बाद वो बंदा उसकी वापसी एक्सेप्ट नहीं करेगा। When he signifies approval और acceptance to the seller, या तो अब उसकी acceptance उसको signify कर दे, signify मतलब communicate कर दे। A sends 3 dozen of silk साड़ी to B on approval on sale और return basis with an option to return the same within 21 days। A ने B को 3 डजन साड़ी भेजी और बोला कि अगर तो पसंद आती है तो ठीक है, नहीं तो 21 दिन में तुम उसको वापस भेज देना। B sent the letter of approval of goods to A within 15 days। उसने 15 दिन में बोल दिया हमको पसंद आ गई। सेल कब से वैलिड है, 15 दिन के बाद सेल वैलिड है। नेक्स्ट आता है व्हेन ही डज एनी अदर एक्ट अडॉप्टिंग द ट्रांजैक्शन। ए सेंड्स 25 टन ऑफ सीमेंट टू बी और अप्रूवल और सेल और रिटर्न बेसिस विद ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स विद इन 30 डेज। रिसीट इफ नॉट एक्सेप्टेबल टू हिम। ए ने 25 टन सीमेंट भेजा और बोला अगर नहीं समझ में आता तो 30 दिन के अंदर तुम उसको वापस करवा सकते हो। बी ने सीमेंट को अपने किसी प्रोजेक्ट में यूज करा, मतलब ये क्या थी, ये इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस थी। एक हम लोग की क्या होती है एक्सप्रेस्ड, ये क्या थी एक्सप्रेस। जब आपने वो चीज यूज कर ली मतलब इम्प्लाइड है कि हमें वो सीमेंट पसंद आ गया। A sends 20 bales of cotton to B on approval or sale or return basis. B has the choice to return within 3 weeks. A ने B को 20 bales of cotton भेजी और बोला नहीं समझ में आएगी तो 3 हफ्ते के अंदर वापस दे देना। However, B instead of conveying his approval or rejection sold the same to C. उसने ना हाँ का जवाब दिया 3 हफ्ते में ना का, लेकिन 3 हफ्ते से पहले ही उसने ये किसी और बंदे को ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब उसको आपकी चीज़ पसंद आ गई थी तभी तो उसने किसी और बंदे को वो चीज़ ट्रांसफ़र करी, तो ये भी क्या थी इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। तो जैसे ही आपने वो चीज़ सी को बेची, ए और बी के बीच में सेल का जो अग्रीमेंट था वो फाइनल हो गया। उसके बाद इफ़ ही डज नॉट सिग्निफाइज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस टू द सेलर बट रिटेन द गुड्स विदाउट गिविंग नोटिस ऑफ रिजेक्शन, तो वो भी क्या है कि आपने वो चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि आपने 3 हफ्ते या जो भी टाइम था उस बीच में उस चीज़ को वापस नहीं किया। A horse was delivered to B on a condition of sale or return within 8 days. The horse died within 8 days. तो ये क्या था सेलर के पास ही पूरा रिस्क, उसने बोला 8 दिन तक बता देना लेना है कि नहीं लेना, लेकिन 8 दिन से पहले ही जिस हॉर्स के बेसिस पे अग्रीमेंट हुआ था वो हॉर्स की ही डेथ हो गई है, तो अग्रीमेंट भी हमारा खत्म। A delivered some jewelry to B on sale for cash only or return. Before B paid a price, he pledged the jewelry to C. Pledge का मतलब क्या था गिरवी रख दिया।
ए ने बी को कोई ज्वेलरी बेची और बोला हम केवल इसका कैश ही एक्सेप्ट करेंगे या वापस कर देना, या कैश पे करो या चीज़ लौटा देना। अभी आपने कैश पे नहीं करा, कैश पे करने से पहले ही वो ज्वेलरी आपने किसी को गिरवी रख दी। ये गिरवी रखी हुई चीज़ वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने प्राइस उसका पे नहीं करा, ना ही आपने प्राइस पे करा, ना ही आपने चीज़ें रिटर्न करी है। तो या तो चीज़ उसकी वापस कर दो या पैसा पे करो। पैसा जब तक पे नहीं करोगे वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा वैलिड नहीं है, वो एग्जीक्यूटेड नहीं है, वो एग्जीक्यूटरी है। तो जब आपके साथ हमारी सेल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ तो हमारी दी हुई चीज़ को आप गिरवी भी नहीं रख सकते हो। ए कुड रिकवर द ज्वेलरी फ्रॉम सी। क्लियर है ये? S Limited agreed to sell a tractor to HC municipality on condition that if the latter was not satisfied, it could reject the tractor. S Limited ने कुछ ट्रैक्टर्स डिलीवर करे HC म्यूनिसिपैलिटी को। उन्होंने बोला कि नहीं समझ में आएगी तो ट्रैक्टर लौटा देना। म्यूनिसिपैलिटी ने ट्रैक्टर 1 महीने के लिए यूज़ करा, 1-1.5 महीना, और अब वो कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए। तो रीजनेबल टाइम जो है वो खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि ट्रैक्टर आप यूज़ कर चुके हो। अगर आप यूज़ ना करते तो आप लौटा देते। आपने यूज़ किया और 1.5 महीने के बाद कोई बंदा उसको वापस नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिजेक्शन का टाइम नहीं बताया। जब टाइम नहीं बताते तो एक रीजनेबल टाइम होता है 8, 10, 15 दिन में। 1.5-2 महीने के बाद कोई बंदा इस चीज़ को नहीं लेगा। और आपने उस ट्रैक्टर को यूज़ करा है, जब आपने उसको यूज़ करा वो एक इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस बन चुका था। रिस्क प्राइमा फेसी पासिस विद द प्रॉपर्टी। जो हम लोग ने पढ़ा, पासिंग ऑफ द प्रॉपर्टी एंड पासिंग ऑफ द रिस्क। रिस्क उसी मूवमेंट पे ट्रांसफर हो जाता है जैसे ही आप उस चीज़ के ओनर बनते हो, भले ही टाइम ऑफ पेमेंट या डिलीवरी इज पोस्टपोन्ड टू अ फ्यूचर डेट, अनलेस अदरवाइज अग्रीड। या तो हम लोग के बीच में कुछ और अग्री किया हो, अलग बात है, नहीं तो अकॉर्डिंग टू सेल ऑफ गुड एक्ट द गुड्स रिमेन एट सेलर रिस्क अंटिल द प्रॉपर्टी देन इट इज ट्रांसफर टू द बायर। जब तक वो प्रॉपर्टी आपने नहीं खरीदी सेलर की रिस्क है, बट व्हेन द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू द बायर गुड्स आर एट बायर्स रिस्क वेदर डिलीवरी हैज बीन मेड और नॉट। डिलीवरी तुमने, क्योंकि सेलर कभी भी ये नहीं कहता डिलीवरी एक्सेप्ट ना करो, वो अग्रीमेंट टू सेल भी होता है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सेल। सेल अगर हो गया है तो सेलर कभी भी आपको डिलीवरी एक्सेप्ट करने से मना नहीं करेगा। आप अपनी इच्छा से बोल के गए हो शाम को ले लेंगे, कल ले लेंगे, उसने मना नहीं किया था। तो जैसे ही वो गुड्स आपने लिए, वो गुड्स आपके अपने हैं, आप ही उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि आप उस चीज़ के ओनर हो। जिस चीज़ के ओनर हम हैं उसकी हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है। इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स। गुड्स पेरिशिंग। पेरिशिंग का मतलब क्या होता है? जिसकी वैल्यू डिटोरिएट, जैसे ईटेबल्स वगैरह हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, तो उसकी वैल्यू डिटोरिएट होती रहे। गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट से पहले अगर गुड्स पेरिश हो चुके हैं तो पेरिश गुड्स का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड इफ द गुड्स विदाउट नॉलेज ऑफ सेलर हैव एट एनी टाइम द कॉन्ट्रैक्ट इज पेरिश्ड। उसने बोला था कि हमारे गोडाउन में 1 किलो सेब पड़े हुए हैं। हमने बोला ठीक है, लेकिन जब वो सेब लेने के लिए गया, एप्पल लेने के लिए गया, तो देखा कि जो एप्पल्स थे वो पेरिश हो चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं। जब वो चीज़ ख़राब हो चुकी है उस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड है। ख़राब चीज़ तो कोई खरीदेगा नहीं। गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर द अग्रीमेंट टू सेल। Where there is an agreement to sell specific good but subsequently the goods without any fault on part of seller or buyer perish or become so damaged as no longer answer the description before the risk passes to the buyer, ये agreement भी void है। उसने agreement to sell करा था कि कल आना एप्पल ले जाना, लेकिन अब कल आए तो हमने क्या देखा कि एप्पल्स जो है वो खराब हो चुके हैं। तो agreement to sell हुआ था, आफ्टर agreement to sell बट बिफोर सेल, तो सेल तो अभी हुई नहीं। तो जब सेल ही नहीं हुई है तो खराब चीज़ हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक बार आप एप्पल लेके चले जाओ, फिर आप बोलो ये तो खराब था, वो कभी भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, बोलेगा देख के खरीदते। लेकिन खरीदते समय जब हम देख रहे हैं कि वो चीज़ खराब है तो खराब चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। In Debby, Hamilton and Company, A contracted to purchase 30 टन ऑफ एप्पल जूस फ्रॉम B। ए ने बोला कि हम B से 30 टन एप्पल जूस खरीदेंगे। डिलीवरी वर टू बी मेड इन वीकली ट्रक लोड। उसे बोला वीकली हम आपको डिलीवरी कर दिया करेंगे। बी ने आपके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग एप्पल को क्रश किया, जूस को प्रॉपर कैंस वगैरह में डाला। ए डिलेड इन टेकिंग द डिलीवरी। उसने वो गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में रख दिया है, आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करा। रिस्क किसका है? आपका ही है। क्यों? क्योंकि अगर तो उसने अभी डिलीवरेबल स्टेट में रखा ही नहीं और एप्पल ख़राब हो गए
तो उसकी रिस्क थी। उसने एप्पल का जूस निकाला, प्रॉपर उसको कैंस में डाला, डिलीवरेबल स्टेट में रेडी करा, आपने डिलीवरी को पोस्टपोन किया, तो ये रिस्क आपका है, उसका कोई भी रिस्क नहीं है। तो पूरा का पूरा रिस्क कौन बॉर्न करेगा? ए, उसकी कोई भी गलती नहीं है। क्लियर है ये? B of Banaras writes C of Chennai to send him 50 pieces of wrist watch by post. सेलर कौन है? C. बायर ने सेलर को बोला कि हमें बाय पोस्ट 50 पीस भेजे। हम लोग ने ऊपर क्या बोला था? डिलीवरी बाय करियर। यहाँ पे जैसे ही उसने वो चीज़ें पोस्ट में डाली, इसके हिसाब से सेल का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट। रास्ते में कुछ भी खराबी होती है, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सी सेंड्स 50 पीस ऑफ रिस्ट वॉचेस बाय पार्सल पोस्ट विद करेक्ट एड्रेस। आपने जो एड्रेस दिया, जो डिटेल्स दिए, आपके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग उसको पोस्ट किया। हाउएवर पार्सल वॉज मिसप्लेस्ड, पार्सल रास्ते में कहीं खो गया, जिसकी भी गलती हो, और बी के पास पहुंचा ही नहीं। लॉस किसका है? बी का, क्योंकि हम लोग ने ऊपर क्या पढ़ा था? जैसे ही उसने करियर वाले को वो चीज़ दी, उसकी जिम्मेदारी उसी समय खत्म हो गई है। अब आप जानो और पोस्टल अथॉरिटी जाने, सी की कोई भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्लियर है? ए ऑफ दिल्ली अग्री टू परचेज 500 लीटर ऑफ इंजन ऑयल फ्रॉम बी। तो यहाँ पे सेलर बी, ए हमारा बायर है, बी हमारा सेलर है। उसने बोला हम आपसे 500 लीटर इंजन ऑयल खरीदना चाहते हैं। एज पर द टर्म ऑफ अग्रीमेंट डिलीवरी वॉज टू बी मेड इन स्पेशल पाउचेज। आपने बोला हमें इसी तरीके के पाउचेज में डिलीवरी चाहिए, आपके अकॉर्डिंग उसने सारी चीज़ें प्रिपेयर कर दी। वाइल बी वॉज मेकिंग फिलिंग 500 milliliter pouches for delivery of A, the store got fire. As a result, the entire quantity of engine oil lying was lost in fire. तो आपके अकॉर्डिंग जब वो उसको तैयार कर रहा था, वहाँ पे आग लग गई, सारा तेल खराब हो गया। तो यहाँ पे रिस्क किसका होगा? सेलर का कि बायर का? सेलर का। क्यों? क्योंकि अभी वो उसको डिलीवरेबल स्टेट में कन्वर्ट कर रहा था। अगर वो सारी पैकिंग कर लेता और आपको बोलता कि ले जाओ, उसमें अगर आप डीले करते, उस बीच आग लगती, तो रिस्क किसका था? आपका। तो रिस्क एट द प्रॉपर्टी दे गुड स्टिल रिमेन विद द सेलर, क्योंकि अभी आप उसको डिलीवरेबल स्टेट में कन्वर्ट कर रहे थे। It may further be noted that if the seller was aware of destruction of good and still entered into contract, he is stopped from disrupting. तो और अगर उसको पहले से ही पता था खराबी है, तब तो बायर उसके ऊपर केस कर सकता है। लेकिन यहाँ पे बायर केस भी नहीं करेगा, बायर प्राइस भी पे नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अभी गुड्स उसको पास ऑन हुए ही नहीं है। तो गुड्स भी पास नहीं हुए, तो गुड्स के साथ जो रिस्क जाता है वो भी आपको पास नहीं हुआ। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद आता है हमारा सेल बाय पर्सन नॉट द ओनर। हम लोग कहते हैं ओनली अ रियल ओनर कैन पास अ बेटर टाइटल। टाइटल का मतलब होता है ओनरशिप। जिस चीज़ के ओनर हम है ही नहीं, वो चीज़ हम आपको बेच कैसे सकते हैं? और अगर हमने आपको वो चीज़ बेच दी, तो रियल ओनर आगे बोल सकते हैं भाई ये चीज़ हमारी, हमको लौटाओ। तो अगर हम किसी चीज़ के ओनर हैं, तभी हम वो चीज़ आपको पास ऑन कर सकते हैं। अगर हम ओनर नहीं है, तो हम आपको वो चीज़ पास नहीं कर सकते। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे किसी ने सामान चोरी किया, चोर आपको सामान बेचने आया, लेकिन आपने पूरी इंक्वायरी करी और आपको लगा यही सही बंदा है, आपने गुड फेथ पे सामान खरीदा, या फिर हमने अपने एजेंट को बोला सामान बेच दो। एजेंट जो है वो ओनर तो है नहीं, लेकिन ओनर की अप्रूवल से, हम लोग मार्केटिंग एजेंट्स वगैरह रखते हैं, अपने सर्वेंट्स वगैरह रखते हैं, जो कि ओनर की कंसेंट से सामान अगर बेचते हैं तो बेटर टाइटल ही पास करते हैं। तो इन नॉर्मल कोर्स वैसे क्या होता है, बायर में अश्योर दैट द सेलर इज द ओनर ऑफ द गुड्स और हैविंग अथॉरिटी फ्रॉम द ओनर टू सेल। तो बायर देखता है कि भाई ये चीज़ तुम्हारी है ना, या अगर तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी बहन की है, तो तुमने अपने सिस्टर से पूछा है कि नहीं पूछा है। तो हम लोग देखते हैं कि हमें रियल ओनर ही गुड्स पास करें। Where the goods are sold by a person who is not the owner thereof and who does not sell them under the authority or with the consent of owner, the buyer acquire no better
टाइटल टू द गुड्स दैट द सेलर हैड। लेकिन अगर वो गुड्स सेलर ने आपको नहीं बेचे या जिस बंदे ने बेचे उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी, तो आपके पास उस चीज़ की ओनरशिप नहीं है, क्योंकि सेलर ने उस बंदे को अथॉरिटी नहीं दी। जनरली ओनर अलोन कैन ट्रांसफर द गुड्स, तो ओनर ही आपको गुड्स ट्रांसफर कर सकता है। नो वन कैन गिव व्हाट ही हिमसेल्फ डज नॉट हैव, जो चीज़ हमारी खुद की नहीं है वो हम आपको कैसे पास ऑन कर सकते हैं, जो चीज़ हमारी खुद की है वही आगे हम आपको पास ऑन कर सकते हैं। इट मीन अ नॉन ओनर कैन नॉट मेक अ वैलिड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स, तो जिस चीज़ के ओनर हम हैं ही नहीं वो चीज़ हम आपको आगे ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते। If the title of seller is defective, buyer's title will also be defective। हम किसी से घर खरीदते हो तो कहते हैं ना इसके पेपर्स एक बार दिखा दीजिए, पेपर देखते हैं काफ़ी, उनके कहते हैं यार पेपर गलत है अब नहीं खरीदेंगे, क्योंकि पेपर में दिक्कत है, कल को हम ओनर बन गए अब तो तुम्हें पैसा पे कर देंगे, लेकिन ये पेपर्स में ही प्रॉब्लम है तो हम भी रियल ओनर नहीं माने जाएंगे। तो हमें ये देखना पड़ता है कि जो बंदा हमको वो चीज़ ट्रांसफ़र कर रहा है उसका ही टाइटल डिफेक्टिव तो नहीं है, वो खुद उस चीज़ का ओनर है भी कि नहीं। इफ़ द सेलर हैज़ नो टाइटल द बायर डज नॉट एक्वायर एनी टाइटल, वो चीज़ें हमारी खुद की नहीं है तो हम कैसे आपको वो चीज़ें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ के कुछ एक्सेप्शंस भी हमारे लॉ में दिए हुए हैं। वो एक्सेप्शन क्या है? सेल बाय अ मर्केंटाइल एजेंट। हमने खुद किसी एजेंट को अपॉइंट किया, सब लोग ब्रोकर को अपॉइंट करते हैं घर बिकवा दो, तो ब्रोकर को हम ही ने अथॉरिटी दी है कि घर बिकवा दो, घर बिकेगा हमारे ही नाम से, कॉन्ट्रैक्ट हम ही करेंगे लेकिन ब्रोकर के थ्रू। और ब्रोकर अपने आप हमारा घर नहीं बिकवाता, हम कहते हैं ना भाई तुम्हें किसने बोला अपने घर बेचना है, हम उसको अथॉरिटी देते हैं कि हमारा घर बिकवा दो, तो हमारी कंसेंट से वो ये घर हमारा बिकवाता है। तो वेयर अ मर्केंटाइल एजेंट इज विद द कंसेंट ऑफ ओनर इन पोजेशन ऑफ द गुड्स, हमें स्कूटी बेचनी है तो हम एक जगह खड़ी कराते हैं, उसको कहते हैं यार बिकवा देना, तो वो स्कूटी हमारी है लेकिन हमने अपनी कंसेंट से वो गुड्स उसको दिए हैं ताकि वो उस चीज़ को बिकवा दे। Any sale made by him when acting in the ordinary course of business of mercantile agent will be as valid जैसे कि ओनर ने खुद वो चीज़ आपको दी है। क्यों? क्योंकि ओनर ने ही उसको अथॉरिटी दी थी कि हमारी चीज़ें बिकवा दो। F the owner of car deliver it to H, F की कार है, F ने वो कार H को दी है कि इसको बिकवा दो, लेकिन 20,000 से कम पे मत बेचना। H sold the car for 15,000 to K who bought it in good faith and without notice of fraud. H misappropriated the money. F can sue and recover। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला था, तुम बेचो लेकिन 20,000 से कम पे मत बेचना। तुमने एक तो बेची और 20,000 से कम पे बेची और जो पैसा था वो तुमने खुद ही यूज़ कर लिया, तो F अपनी कार के से वापस रिकवर कर सकता है, क्योंकि बोलेगा हमारे पास पैसा कभी आया ही नहीं है और कार बेचते समय आपको पेपर्स चेक करने चाहिए थे, पेपर हमारे थे। सेल बाय एनी वन ऑफ जॉइंट ओनर, हमने और आपने मिल के कोई लैंड खरीदा है तो या तो हम लोग जॉइंटली भी बेच सकते हैं या दोनों में से एक बंदा भी बेच सकता है। इफ वन ऑफ द सेवरल जॉइंट ओनर ऑफ द गुड हैव द सोल पोजेशन ऑफ देम बाय परमिशन ऑफ को ओनर, खरीदी अब दोनों ने है लेकिन रहता एक ही बंदा है दूसरे बंदे की अप्रूवल से, तो वो भी उस चीज़ को आगे ट्रांसफर कर सकते हैं। ए बी एंड सी 3 जॉइंट ओनर है कार के, विच इज विद बी विद द कंसेंट ऑफ ए एंड सी, लेकिन वो कार मोस्टली रहती बी के पास है ए और सी की अप्रूवल से। बी रॉन्गफुली सोल्ड द कार टू डी विदाउट एनी नॉलेज एंड अथॉरिटी ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। डी इन गुड फेथ परचेज द कार एंड पेड द प्राइस, द प्रॉपर्टी इन गुड स्टैंड ट्रांसफर टू डी। क्योंकि इसके पास ये चीज़ इन दोनों की अप्रूवल से थी तो ये चीज़ रहती तो इसी के पास थी और ये भी इस चीज़ का जॉइंट ओनर है। बाकी अब जो भी डिस्प्यूट है वो ये तीनों लोग समझे, बी जो डी है उसको बेटर टाइटल ही मिलेगा क्योंकि उसने देखा कि ये बंदा भी एक जॉइंट ओनर है उस चीज़ का। उसके बाद आता है हमारा सेल बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल हम लोगों ने पढ़ा था फ्रॉड है या जो भी हमारे अनड्यू इन्फ्लुएंस है, कॉर्जन वगैरह है, मिस रिप्रेजेंटेशन है। तो फ्रॉड से अगर ए परचेज्ड मोबाइल सेट फ्रॉम बी बाय फ्रॉड, ए ने बी से धोखे से फ़ोन खरीदा, ए हैज़ अवॉइडेबल टाइटल, बी कभी भी अगर फ्रॉड का पता चलेगा वो उससे चीज़ ले सकता है। ए हैज़ अवॉइडेबल टाइटल टू मोबाइल सेट एट अ ऑप्शन ऑफ बी, बिफोर बी कुड रिसिड द कॉन्ट्रैक्ट ए सेल द सेम टू सी हु परचेज इट इन अ गुड फेथ। सी हैज़ अ गुड टाइटल, सी को तो गुड टाइटल मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था। अगर आप वॉइड डिक्लेयर कर देते उसके बाद भी ए अगर उसको बेचता तो वो गलत था। अभी आपने वॉइडेबल डिक्लेयर किया ही नहीं, आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंट किया ही नहीं, उसके पहले ही वो कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ चुका था।
अब जो भी दिक्कत है वो आप लोगों के बीच में, सी को बेटर टाइटल ही मिलेगा क्योंकि ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये हमारे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है जो वैलिड भी हो सकता है और वॉइड भी हो सकता है। उसके बाद आता है सेलर और बायर इन पोजेशन आफ्टर सेल, वेयर अ पर्सन हैविंग सोल्ड गुड continue or is in possession of the goods or of the where a person having sold goods continue or in possession of the goods or of the documents of title of good, the delivery or transfer by that person or a mercantile agent acting for him, pledge other disposition thereof to any person receiving the same in good faith and without notice of the previous sale, he shall have the same effect as if the person making delivery were expressly authorized. हमने आपकी दुकान से जीन्स खरीदी, हमने आपको प्राइस पे करा, हमने बोला जीन्स रखो, हम थोड़ी देर बाद आके लेते हैं। एक दूसरा बंदा आया, उसने उसी जीन्स पे हाथ रखा और आपको 100 रुपये ज़्यादा दे रहा है। उसको नहीं पता कि ये जीन्स बिक चुकी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उसको ये लगा कि आपकी दुकान की है, पड़ी हुई है, बिकी नहीं होगी, आपने भी नहीं बताया, आपने उससे भी प्राइस एक्सेप्ट करा, उस बंदे को आपने चीज़ बेच दी। उस बंदे ने तो ओनर से ही चीज़ खरीदी है, उसको तो नहीं पता था कि ये चीज़ ऑलरेडी बिक चुकी है, उस बंदे को बेटर टाइटल ही मिलेगा। लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप दूसरे बंदे को रीइम्बर्स करोगे क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको वो चीज़ बेची हुई थी, बस डिलीवरी क्योंकि पोस्टपोन थी, इस बीच आपने वो चीज़ किसी और को भी पास ऑन कर दी। A sells his BlackBerry mobile to B. B promised to deliver the same आफ्टर 1 वीक। ए ने बी को अपना ब्लैकबेरी फ़ोन बेचा, उसने बोला अगले हफ्ते तक हम तुम्हें डिलीवरी कर देंगे। हाउएवर ए इंस्टेड ऑफ डिलीवरिंग टू बी सोल्ड इट टू सी हु परचेजेस फ्रॉम ए इन गुड फेथ। हो सकता है बी ने 15,000 बोला, सी ने 16 बोल दिया, उसने आपको ना देके सी को दे दिया। सी को बेटर टाइटल ही मिलेगा क्योंकि ओनर तो ए ही है, लेकिन अब जो भी इनके बीच में लड़ाई है वो ये और ये देखेंगे, सी को बेटर टाइटल ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने ओनर से ही चीज़ खरीदी और उसको ये नहीं पता था कि ये चीज़ ऑलरेडी बिक चुकी है। Where a person having bought or agreed to buy goods obtained with the consent of the seller possession of the goods or document of title, the delivery or transfer by that person or by mercantile agent acting for him the goods or document of good under the sale, pledge or other disposition thereof to any person receiving the same in good faith without knowledge, तो उसको उतना ही राइट मिलेगा जितना कि उसने एक ओरिजिनल सेलर से खरीदा है। सेल बाय एस्टॉपल, एस्टॉपल का मतलब लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। आपने किसी बंदे के सामने ऐसा कुछ रिप्रेजेंटेशन किया है तो कल को आप अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। हम लोगों ने पढ़ा था ना, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट एस्टॉपल, वेयर द ओनर बाइज कंडक्ट और ओमिशन लीड्स द बायर टू बिलीव दैट द सेलर हैज अथॉरिटी टू सेल, ही इज स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग द फैक्ट आफ्टरवर्ड्स। आप कोई चीज़, हमारी चीज़ आपने पकड़ी हुई है, आप बेच रहे हो, उस समय आप मजाक ही करो, अरे मेरा फ़ोन है यार तुम खरीद लो। फ़ोन हमारा है, हमारी प्रेजेंस पे आपने एक थर्ड पार्टी के साथ डीलिंग करी, उसने आपको प्राइस भी पे कर दिया, तो कल को ये उसके पास जाके रिकवर नहीं कर सकते, नहीं फ़ोन हमारा था, तो बोलेगा उस समय आप प्रेजेंट थे, उस समय आपने हमें ये बिलीव करवाया, आपने उस समय उस चीज़ को डिनाई क्यों नहीं करा। आपकी प्रेजेंस में एक दूसरे बंदे ने आपकी चीज़ को बेचा, उस समय आपने डिनाई नहीं करा, तो अब आप उस सेल के ट्रांजैक्शन को डिनाई नहीं कर सकते हो। A tells B in the presence of C that A is the agent of C. A ने B के प्रेजेंस में बोला कि हम इनके एजेंट हैं, जबकि वो नहीं था, और C ने डिनाई भी नहीं करा। C remained silent, वो चुप रहा। Later if A sells C good to B, B cannot dispute, और कल को अगर A C की चीज़ें B को बेच देगा, क्योंकि अब तो इनके एजेंट है, हमारे पास अथॉरिटी है, अगर ऐसा कुछ भी होगा C कल को B से अपनी चीज़ वापस नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि उसने उस समय कुछ भी चीज़ डिनाई नहीं करी थी। सेल बाय फाउंडर ऑफ गुड, हम लोग ने ये पहले ही पढ़ा है कि फाइंडर ऑफ गुड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पहले तो असली बंदे को वो लोकेट करे, लेकिन अगर जो चीज़ें उसको मिली है वो पेरिशेबल नेचर की है और वो इतनी पेरिश हो चुकी है कि उसका 2/3 वैल्यू जो है वही बचा है, बाकी वो सारी चीज़ें उसकी ख़राब हो चुकी है, तो वो उस चीज़ को बेच भी सकता है। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। बाकी एसआईडी वगैरह कौन होते हैं? अगर आप इंसॉल्वेंट हो जाते हो तो आपकी सारी प्रॉपर्टी कोर्ट का एक बंदा आके लेता है जो कि बेचता है और आपके कर्जे चुकाता है, तो वो होते हैं हमारे रिसीवर। तो रिसीवर भी जो भी चीज़ें बेचते हैं वो वैलिड है। क्यों? क्योंकि वो इंसॉल्वेंट बंदे के बिहाफ में उस चीज़ों को बेचते हैं। क्लियर है यहाँ तक?
उसके बाद आती है हमारी कंडीशन एंड वारंटीज। इनके बीच में क्या डिफरेंस होगा, कुछ आइडिया? और कंडीशन का होता है मेन जो टर्म्स हैं, जो कि अगर आपने फॉलो नहीं करे तो हम इस सेल को आगे नहीं बढ़ाएंगे। आपने बोला था कि ठीक है हम कल आपको दे देंगे, इसी कलर की लाके देंगे, इसी तरीके की पॉलिश होगी, जो कि अगर आप हमारे टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं दोगे, जो हम लोग के बीच में डिसाइडेड था, तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसिड भी कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारा, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो कॉन्ट्रैक्ट हम लोग अपना रिसिड भी कर सकते हैं। लेकिन वारंटी में हम लोग केवल डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं कि यार ये चीज़ खराब निकली है, इसको रिपेयर करवा के दो या रिप्लेस करा के दो। आपने तो बोला था 1 साल चलेगी, 1 साल के पहले खराब हो गई है, जो भी आपने बोला था कि इसको रिप्लेस करेंगे या इतना अमाउंट हम लोग पे करेंगे। तो वारंटी जो होती है वो कोलेटरल होती है टू मेन अग्रीमेंट। यहाँ पे हम लोग अग्रीमेंट को रिसिड नहीं कर सकते, लेकिन कंडीशंस अगर फुलफिल नहीं होती है तो हम लोग, अब हमने बोला था ब्लू कलर की चेयर चाहिए, ऐसी पॉलिश चाहिए, बिल्कुल वैसी थी, एक्सेप्ट कर ली। अगर वो घर जाता है, चेयर खराब हो जाती है या उसके कुछ स्क्रू वगैरह ढीले पड़ जाते हैं, पेंट वगैरह उसका डल पड़ जाता है, तो अब कहते हैं दोबारा करवा के दो। अब वो चेयर, तो अगर हम चेयर वापस करेंगे तो आप बोलोगे ना जब खरीदी थी तब तो बिल्कुल ठीक थी, उस समय तो आपने देखा ही था, उस समय मना कर देते खरीदने को। तो वो मेन टर्म्स है जो कि अगर हमारे अकॉर्डिंग नहीं है तो हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे हम केवल डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं कि रिपेयर करवा के दो या रिप्लेस करवा के दो, ये नहीं कह सकते हमारा पैसा वापस करो। स्टिपुलेशन, स्टिपुलेशन का मतलब एक कंडीशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विद रेफरेंस टू गुड विच आर सब्जेक्ट देयर ऑफ मे बी अ कंडीशन ऑफ वारंटी। तो स्टिपुलेशन मतलब जिसमें सारे टर्म्स, कंडीशन, कायदे, कानून लिखे होते हैं। अ कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन असेंशियल टू अ मेन कॉन्ट्रैक्ट। द ब्रीच, ब्रीच का मतलब दोनों में से अगर कोई भी पार्टी उसको वॉयलेट करेगी, ऑफ विच गिव राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिप्यूडिएटेड। रिप्यूडिएटेड का मतलब क्या होता है, कैंसल्ड और रिसिड द कॉन्ट्रैक्ट। तो वो हमारी मेन कंडीशन है। दोनों में से कोई भी पार्टी अगर उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करती है तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसल्ड। वारंटी जो है वो मेन नहीं है, वो मेन के साथ जुड़ी हुई है कि आपने बोला था कि 1 साल तक तो ये टेप रिकॉर्डर खराब नहीं होगा, अगर हुआ तो अब उसको ठीक करवा के देंगे। तो अब 1 साल के अंदर वो खराब हो गया है, अब उसको ठीक करा के दो। तो ब्रीच ऑफ विच गिव राइट ओनली फॉर डैमेजेस बट नो राइट टू रिजेक्ट द गुड्स एंड ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिप्यूडिएटेड। कॉन्ट्रैक्ट आप खत्म नहीं करोगे, आप आपका पैसा वापस नहीं करेंगे। हाँ, जो खराबी आई है सामान में वो हम ठीक करवा के दे देंगे। Where a stipulation in a contract of sale is a condition or warranty depend on the each case। तो अगर आपको ये जानना है कि ये चीज़ कंडीशन है या फिर ये स्टिपुलेशन हमारी वारंटी है, तो आप देखो कि अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो क्या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा या केवल आपको डैमेजेस मिलेंगे। अगर डैमेजेस मिलेंगे तो वो एक वारंटी है, अगर ये चीज़ फुलफिल ना होने पे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है तो वो हमारी एक कंडीशन है। कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन विच इज असेंशियल टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट। तो जो मेन कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि अगर फॉलो नहीं होता तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा जो है वो रेप्यूडिएटेड माना जाएगा, वो कंडीशन है जो कि मेन कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी हुई है। वो मेन नहीं है, वो टर्म कंडीशन मेन नहीं है। हाँ, लेकिन हम हमेशा कोई चीज़ खरीदते हैं तो पूछते जरूर है गारंटी क्या है। अगर वो गारंटी पीरियड के विद खराब होता है तो हम लोग केवल डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हैं कि रिपेयर करवा के दो, रिप्लेस करवा के दो, या हमने जो खर्चा किया हमारे खर्चे की भरपाई करो, बस ये। यहाँ पे हम इसके लिए डैमेजेस भी मांग सकते हैं, रेप्यूडिएट भी करा सकते हैं। यहाँ पे हम कभी भी यहाँ पे इसको रेप्यूडिएट नहीं कर सकते, यहाँ पे केवल हम डैमेजेस के लिए ही क्लेम कर सकते हैं। तो कंडीशन का ब्रीच वारंटी का ब्रीच माना जा सकता है, लेकिन वारंटी का ब्रीच, कंडीशन का ब्रीच आप टर्म नहीं दे सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? कंडीशंस एंड वारंटीज भी हमारी एक्सप्रेस्ड भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। व्हेन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, तो वो एक्सप्रेस इम्प्लाइड का मतलब हमने कोई चीज़ खरीदी 2 ही दिन में खराब हो गई, तब तो बोलेंगे भाई तुम बोलो ना बोलो 2 दिन में तुम्हारी चीज़ खराब हो गई है, वापस लो उसको। तो अगर विद इन रीजनेबल टाइम वो चीज़ खराब होती है तो वो इम्प्लाइड है कि अगर हम कोई चीज़ आपसे खरीद रहे हैं तो 6-7 महीने तो सही से चलेगी, 1-2 दिन की तो बात है नहीं है। तो इम्प्लाइड कंडीशन क्या है? कंडीशन एज टू टाइटल, कि रियल ओनर ही आपको वो चीज़ पास कर रहा है।
कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन कि आपको जैसी हमने डिस्क्राइब करी थी वैसा ही आपको देगी। अमेजोन में जैसा हमें दिख रहा होता है फीचर, क्वालिटी, क्वांटिटी, साइज वगैरह सब वो बताते हैं, डायमेंशंस वैसे ही मिलेगा। कंडीशन एज टू सैंपल, हमने आपको चावल का सैंपल बताया था और बोरा पकड़ा दिया, तो वो इम्प्लाइड है कि जो आपने हमें सैंपल दिखाया था बोरा वैसे ही होगा, और अगर नहीं है तो हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये मेन कंडीशन है। जो आपने डिस्क्रिप्शन किया था कि रेड कलर की कार होगी, ये होगा, वो होगा, सेम वैसी है। फिटनेस है, मार्केटेबिलिटी है, मार्केटेबिलिटी मतलब आगे भी हम उसको सेल कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं खरीदना चाहते जो लेके बैठ ही जाए। लोग ज़्यादातर मारुति की कार क्यों खरीदते हैं? क्यों? क्योंकि उसकी रीसेल वैल्यू अच्छी है, लोग कहते हैं नहीं बिक जाएगी। एक्टिवा क्यों खरीदते हैं? रीसेल अच्छी है। बाकी चीज़ें कुछ नहीं खरीदते क्यों? क्योंकि उसकी रीसेल अच्छी। तो आप कोई ऐसी चीज़ लेना चाहते हैं जो हम लेके बैठ जाए, फंस जाए, हम उसको बेच सकें। होलसमनेस आती है जब ईटेबल से, मतलब फिट टू ईट। हेल्दी है वो चीज़ें, तो ये इम्प्लाइड है कि हम आपसे जो खरीद रहे हैं, हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं, वो चीज़ें खराब नहीं है। हम लोग कहीं पर जाते हैं ना, उसमें से कुछ इंसेक्ट निकल आता है, कीड़ा निकल आया, कुछ निकल आया, तो हम लोग वहाँ से उठ के आ जाते हैं और उसका बिल भी पे नहीं करते हैं। तो वो है होलसमनेस, आपकी चीज़ें फिट नहीं है टू ईट। होलसमनेस वर्ड हम लोग ईटेबल्स के लिए यूज़ करते हैं। तो कंडीशन एज टू टाइटल, ये भी एक इम्प्लाइड कंडीशन है कि जब हम वो चीज़ आपसे खरीद रहे हैं तो उसके बाद आप ये नहीं बोल सकते कि ये चीज़ हमारी है। अब वो चीज़ हमारी हो गई, हम जिस भी तरीके से उसको यूज़ करना चाहे यूज़ करेंगे। टाइटल का मतलब ओनरशिप, जब हमने उस चीज़ का आपको प्राइस पे कर दिया, उस चीज़ की ओनरशिप हमको ट्रांसफर हो गई। इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देयर इज इम्प्लाइड कंडीशन दैट सेलर हैज अ राइट टू सेल द गुड्स, और जब वो सेल कर दिए गुड्स तो हमारे पास उसका एक अच्छा टाइटल आ गया। कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, जब आपने कोई चीज़ डिस्क्राइब करके बेची है कि हमारे घर में इस तरीके की चीज़ पड़ी हुई है, उसकी इतनी बैटरी है, ये पावर है, ये कलर है, इतना बड़ा, इतना छोटा, तो आपके डिस्क्रिप्शन से हम सेटिस्फाइड थे तो हम चीज़ खरीदने आए। तो हम भी देखेंगे ना कि अगर वो उस डिस्क्रिप्शन को मैच नहीं करेगी, तो हम उसको, आपने बोला था हमारे घर में फ्रिज है, बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं है, ठंडा करता ही है, हम गए तो फ्रिज बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस थे, ठंडा भी नहीं करा था, बल्ब भी उसका ख़राब था, तो बोलेंगे यार तुमने तो कुछ और ही बोला था, हम इस फ्रिज को नहीं खरीदना चाहते। A wants to sell his typewriter. He says to be an intending buyer that he has not seen the machine, that it is a brand new machine. A को अपना टाइपराइटर बेचना है सेकेंड हैंड। उसने B को बोला हमारे पास एक नया टाइपराइटर पड़ा हुआ है, जबकि था कौन सा? पुराना टाइपराइटर। उसने बोला नया टाइपराइटर पड़ा है। B ने आपका टाइपराइटर देखा नहीं था, उसने बोला अच्छा नया पड़ा है, हमें तो खरीदना, चलो तुम भी बेच दो। उसने अग्री करा, लेकिन जब आपने उसको टाइपराइटर डिलीवर करा, उसने पाया कि ये तो पुराना टाइपराइटर है, ये नया तो है नहीं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रेप्यूडिएट, क्योंकि ये मेन कंडीशन थी, ये वारंटी नहीं है, कंडीशन है, तो कंडीशंस के लिए वो रेप्यूडिएट करेगा। सैंपल कंडीशन क्या है कि आपने जो भी हमें सैंपल दिखाया और जो भी आप हमें बल्क में गुड्स दे रहे हो वो सैंपल के अकॉर्डिंग दो। सैंपल कुछ और दिखा रहे हो, बोरे में तुमने कुछ और ही माल भर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमेशा हमें अपॉर्चुनिटी दो। आपने बोरा बंद कर, तो कहते हैं ना भैया एक बार दिखा दो वही वाले की कोई और है, आप हमको मना नहीं कर सकते हो। हमारे पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी है टू कंपेयर, टू इन्वेस्टिगेट द गुड्स कि उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है। और अगर हमने उसको देखा और पाया कि दिखाया कुछ और था और दे कुछ और रहे हो, तो हम उसको वापस भी कर सकते हैं। अमेजोन वाले भी दिखाते हैं कुछ और कलर है, दे कुछ और देते हैं, तो हम लोग रिटर्न कर देते हैं क्योंकि इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन। तो गुड्स आर सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल, तो जो आपने डिस्क्राइब करा था उसके अकॉर्डिंग ही दो। एज टू फिटनेस, अगर हमने आपसे बोला है कि हमें पर्टिकुलरली इसी तरीके के गुड्स चाहिए और आपके स्किल्स के बेसिस पर आपने बोला कि ये वाली चीज़ आपके नीड्स को बेस्ट सूट करेगी और हमने उस चीज़ को खरीदा, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि हमने अपनी नीड आपको बताई है तो आप उसी तरीके की चीज़ हमें दो। आप कुछ और चीज़ दोगे तो आप उस चीज़ को वापस कर सकते हैं। मार्केटेबिलिटी का मतलब जो कि मार्केट में एक्सेप्टेबल हो, कल को हम उस चीज़ को बेच सके। एक घड़ी जो टाइम ना दिखाए, एक पेन जो लिख ही नहीं सकता, ऐसी चीज़ हम खरीदेंगे भी क्यों? आज के टाइम पे अगर कोई 10 रुपये की हमें सीडी भी दे देगा, हम खरीदेंगे क्यों? कहते भैया सीडी का क्या करेंगे, यूट्यूब में ही गाने सुन लेते हैं। आज तो हम लोग के घर में सीडी प्लेयर भी नहीं है। पहले 50-50 रुपये की वो कैसेट आती थी, अब कोई 5 रुपये की भी खरीदेगा तो हम कहेंगे भैया टेप रिकॉर्डर ही नहीं है। ऐसी चीज़ हम लोग करेंगे भी क्या? जब हम लोग स्कूल में थे तो हम लोग को 60-70 रुपये के पेन खरीदने में बड़ा शौक होता था, बच्चों में नहीं बड़ा क्रेज़ रहता। फिर आए यूज़ एंड थ्रो वाले, 5-5 रुपये वाले, 3-3 रुपये वाले, तो वो 20 रुपये का पेन भी हम लोग खरीदेंगे क्यों?
क्योंकि आज पेन का मतलब 3 रुपए का पेन, दुकान वाले के पास जाते हो कहते हो पेन दिखाओ, बहुत ज़्यादा 5-10 रुपए का पेन दिखाता, 70-80 का नहीं दिखाता। वो अभी भी छोटे बच्चों में क्रेज़ है, स्कूल में कंपटीशन रहता है ना, ये वाला कलरफुल पेंसिल बॉक्स और ये वो। तो हम लोग के लिए वो चीज़ मार्केटेबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी एज के अकॉर्डिंग। होलसमनेस किसके लिए यूज़ होता है? ईटेबल्स के लिए। दिस कंडीशन इज अप्लाइड ओनली इन कॉन्ट्रैक्ट फॉर ईटेबल्स एंड प्रोविजन, की वो चीज़ जो है वो अनफिट नहीं होने चाहिए ह्यूमन कंजम्पशंस के लिए। तो ये थी हमारी कंडीशंस। एक है हमारे वारंटी। वारंटी का मतलब जब तुमने वो चीज़ हमें बेच दी, आपने अपना फ़ोन हमें बेच दिया, अब बीच बीच में अरे मैं वैसे फ़ोन ना यूज़ करो, मैं वैसे रखा करो, आपने तो फ़ोन गंदा कर दिया, तुम कहेगी यार हमने तुमसे खरीद लिया, तुमको प्राइस पे कर दिया, हमें क्वाइटली उस चीज़ को यूज़ करने दो, कि हम जैसे भी उसका हम रखें, बेचें, खराब करें, तोड़ दें, तुम्हें क्या लेना देना, तुमने तो अपना फ़ोन बेच दिया ना। वारंटी कि वो चीज़ें फ्री फ्रॉम इनकम ब्रांच। इनकम ब्रांच का मतलब वो चीज़ें तुमने पहले कहीं गिरवी तो नहीं रखी हुई थी, ये फ़ोन ऑलरेडी तुमने उधार में लिया हुआ है और तुमने हमें बेच दिया, वो अगला बंदा हमारे पास आ गया कि उसने तो खुद ही पैसा नहीं पे करा, या तो तुम पैसा पे करो या तो आप हमारा फ़ोन लौटाओ। वारंटी एज टू फिटनेस, अगर हमने आपको बोला कि इसी पर्टिकुलर यूज़ के लिए हमें वो चीज़ चाहिए, तो आपकी जिम्मेदारी क्या थी कि आप उसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए दो। और अगर आपकी उस चीज़ में कुछ भी डेंजरस, हम लोग कहते हैं ना बीवेयर, कि बच्चों से दूर रखो या इतना डिस्टेंस मेंटेन करो या ऐसे यूज़ मत करो, अगर ऐसा कुछ है कि गुड्स हार्मफुल हो सकते हैं कि अगर आप उसको प्रॉपरली हैंडल नहीं करोगे, कुछ डब्बे आते हैं उस पर लिखा होता है बार यूज़ विथ केयर या अपलिफ्ट विथ केयर, क्योंकि इसमें कुछ केमिकल्स है, इसमें कांच का सामान पड़ा हुआ है, तो लोग लेबल लगा देते हैं कि फेक मत देना, प्रिकॉशन में लिखा होता है, तारों के पास लिखा होता है कि इतने वोल्ट की है, थोड़ी दूरी बना के आप इससे रखें। तो अगर कुछ ऐसी चीज़ है तो आप पहले से ही उसको डिस्क्लोज कर दो। तो क्वाइट पोजेशन का मतलब क्या है? एक बार आपने चीज़ बेच दी, आप बार बार बायर को डिस्टर्ब मत करो, भाई तुमने बेच दी चीज़, वो जैसे भी यूज़ करे, इससे आपका कोई अब लेना देना नहीं है। चीज़ें फ्री ऑफ इनकम ब्रांचेस होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि तुमने चार्ज का मतलब क्या होता है? गिरवी रखा हुआ है, आपने उस चीज़ को कहीं गिरवी तो नहीं रखा हुआ। आपने ये फ़ोन अपने फ्रेंड को गिरवी रखा है, बोला कि अगर हमने तुम्हें 10,000 रुपये नहीं दिए अगले हफ्ते तक हमारा फ़ोन तुम ले जाना। इसके पहले कि वो फ़ोन लेने आपने फ़ोन हमें ट्रांसफ़र कर दिया, हमें तो इस फैक्ट का नहीं पता। कल को अगर वो बंदा आएगा हमारे पास, हम तो आप ही के पास आएंगे कि भाई हमने तो तुम्हें पैसा दिया है। तो कोई भी चीज़ जो आप बेचो, ऐसा ना हो कि वो डिस्प्यूटेड हो या गिरवी पड़ी हो, वो चीज़ फ्री फिट होनी चाहिए। और अगर उस चीज़ में कोई भी डेंजरस उसका नेचर है तो वो पहले ही आप डिस्क्लोज कर दो कि इसको प्रॉपर तरीके से आप हैंडल करो, नहीं तो इससे आपको इंजरी हो सकती है। और अगर आपने नहीं बताया और उस बंदे को इंजरी हुई, आपको उस बंदे को कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। क्लियर है? इतना ही हम लोग रख रहे हैं आज। परफॉर्मेंस से हम लोग नेक्स्ट टर्न पे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।